हेलो दोस्तों। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पढ़ना है हमको, कुछ नया सा टॉपिक लग रहा है तो एक्चुअल में ये बेसिस है गॉस लॉ के लिए। आगे आने वाला गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड्स में हर बार उसकी एप्लीकेशन या उसका प्रूफ या उससे रिलेटेड कोई भी एक न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता है। किसी साल डेरिवेशन, किसी साल हमारा न्यूमेरिकल, किसी साल हमारा कोई प्रूफ पूछा जाता है, बट हर बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन होता है फाई, जो आपने फंक्शन पढ़ा होगा फाई मैथ्स में 11th क्लास में, उसके बारे में ये उसका वो होता है, सिंबल होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसकी एप्लीकेशन को समझना है कैसे होने वाला है, और ये बहुत ज्यादा आसान है। क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली। जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी एरिया से नॉर्मली निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने क्या बोला? कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी एक एरिया के थ्रू पास आउट हो रही है, दैट कलेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको किस तरीके से हम बताते हैं, क्या तरीका है, देखिए। मैंने बनाया है एक एरिया। अब हमको पता है, हम एरिया को हमेशा क्या मानते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पर एक नई चीज आ रही है, हम यहाँ पे एरिया को मानने वाले हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसे मानेंगे? जब भी आप कोई एरिया बनाओ उस एरिया पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, हमेशा उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। सपोज अगर मैंने ये एरिया बनाया तो इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दे तो ये मेरा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन बताएगा। तो कोई भी एक एरिया बनाइए आप और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए तो वो आपका क्या बताएगा? एरिया वेक्टर। अब उसके अलोंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरीके से पास आउट कर रही हैं, कितना एंगल बना रही हैं, ये सब कलेक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फाई, इसका नोटिफिकेशन सिंबल है फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमेना है। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ सरफेस फिनोमेना। तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी, जिसमें ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या है? एरिया वेक्टर। जब आप सरफेस इंटीग्रल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे आता है ई डी ए कॉस थीटा। वैसे भी आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद क्या आता है? कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट होती है वेबर, और 1 वेबर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहीं से निकाल लोगे, यहाँ पे एरिया होता है मीटर स्क्वायर और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है यूनिट? न्यूटन पर कूलम। ठीक है। कुछ केसेस हैं जो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे एप्लीकेशन में यूज होगा, तो ध्यान से समझते क्या है ये। मैंने बोला पहला केस नंबर 1 है वह थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब भी होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो समझना जो भी दो क्वांटिटीज हम यूज कर रहे हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। पहली बात तो थीटा क्या होता है? दो क्वांटिटीज के बीच का एंगल, अगर आप फॉर्मूले में यूज कर रहे हो। और अगर 0 डिग्री होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। कैसे होंगे? मैंने ये एरिया लिया है, इस एरिया के अलोंग पता है पर जो मेरा एरिया वेक्टर होगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसी के मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मेरी जा रही हैं वो भी एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर निकल रही हैं जिस डायरेक्शन में मेरा एरिया वेक्टर डायरेक्टेड है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, डॉट हटेगा ई डी ए कॉस 0, थीटा था कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या गया? 0 डिग्री। कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टाइम पे क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब इस टाइम पे जो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है दैट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा निकल रहा है, उसका वैल्यू क्या है? ई टी है। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे होगा? जिसमें मेरा एरिया वेक्टर जो है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक एरिया वेक्टर इधर निकल रहा है क्योंकि वो तो एरिया के अलोंग परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग क्या है? परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 आपको पता है कितना होता है? 0। तो यहां से थीटा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना आ गया? 0। मतलब इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी पास नहीं करेगा। फिर केस नंबर 3 क्या कह रहा है? वह थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब फाई निकालेंगे, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, कितना आ जाएगा? ई डी ए कॉस 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री का मतलब क्या होगा कि जिस भी डायरेक्शन में मेरा एरिया वेक्टर है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एकदम अपोजिट जा रही है। देखो आपको डायरेक्शन समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा दैट विल बी मिनिमम माइनस ई डॉट डी ए। अब समझना है, मैंने एक यहाँ पे एक सर्कुलर फंक्शन बनाया है। सर्कुलर फंक्शन इसलिए बनाया है मैंने ताकि आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज याद रख सके
साइन और कॉस की, और टैन की भी आप निकाल लोगे। 0 डिग्री, 190 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 के लिए कुछ एक वैल्यूज होती हैं जो कि कभी कभी ऐसा हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते, तो हमें याद रहनी चाहिए। क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर फंक्शन बनाया है जिसका यहाँ से यहाँ तक का मैंने यूनिट डिस्टेंस लिया है 1 यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 यूनिट। तो इस पॉइंट का अगर मैं वो लिखना चाहूँ लोकेशन, कार्टेशियन में इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या आएगा 1,0, क्योंकि 1 है, एक्स एक्सिस पे, y क्या है 0। सिमिलरली इधर क्या आएगा 0,1, इधर क्या आएगा -1,0 और इधर क्या आएगा 0,-1। आपको पता होगा जो x होता है वो cos का फंक्शन बताता है, जो x होता है वो cos का फंक्शन बताता है, और जो ये y होता है वो sin का फंक्शन बताता है। y किसका बताता है, sin का। तो मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, sin 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1 और sin 180 की वैल्यू 0, cos 270 की वैल्यू 0 और cos sin 270 की वैल्यू -1, और इसी तरीके से 2 पाई की भी वैल्यू। तो ये वाला फंक्शन आपने 11th में वैसे पढ़ रखा है, बट मैंने इसलिए सोचा वो बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर आप ये 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री का यूज बहुत ज्यादा करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो लेक्चर का मेन हाईलाइटेड टॉपिक है, दैट इज गॉस लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ही इजी है, जितना इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा इजी, बट इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझिए कि हर बार बोर्ड के एग्जाम्स में हर साल इससे इस टॉपिक से उठा के 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अब कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, तो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे पढ़ना है इसको। मतलब गॉस लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसकी स्टेटमेंट जो ये कहती है, और इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू इट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है, ओपन सरफेस के लिए नहीं। क्लोज्ड मतलब स्फेयर होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, जो सॉलिड बॉडी होती है, हॉलो बॉडीज नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई रिंग है या फिर कोई चूड़ी है, जैसे आपने देखी होगी, तो वो हॉलो बॉडी है। लेकिन अगर मैं कोई बात करूं बॉल की या फुटबॉल की, तो वो क्या होगी आपकी सॉलिड बॉडी। तो क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, हमारा फाई इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। जितना भी चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस में है, अगर हमने बोल दिया कि वो Q है, देन फाई विल बी इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। एप्सिलॉन आपको पता है क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी। तो मतलब मेरे पास फाई का फॉर्मूला एक तो था ही, फाई के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका फॉर्मूला था सरफेस इंटीग्रल E.dA, और इस गॉस लॉ ने हमें दे दिया 1/ε0 इंटू Q ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस। प्रूफ करना होता तो प्रूफ कैसे करेंगे, अच्छा हो सकता है प्रूफ भी पूछा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी भी डेरिवेशन को प्रूफ करने जा रहे हो, तो जब आप फिगर बनाते हो तो उस फिगर को अपने तरीके से डिफाइन जरूर किया करो कि आप उसमें क्या बोल रहे हो, क्या सब चीजें ले रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, तो मैं अगर लिखना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, लेट अस कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड +Q केप्ट एट पॉइंट O. Now let us draw Gaussian spherical surface. Gaussian spherical surface around this charge with the radius r. मैंने क्या बोला, let us consider a unit positive charge +Q kept at point O. Now we have to find out the electric field directed. So we draw a Gaussian spherical surface around this charge. एट एवरी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस हमको क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। क्यों, क्योंकि इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्टेड इनवर्ड्स होते। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता लग गई, हर जगह क्या होगी, बाहर की तरफ निकल रही होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और इसी तरीके से जो मेरा एरिया वेक्टर होगा, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। चाहे ये वाला सरफेस लो, ये वाला सरफेस लो, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। बहुत सही बात, 0 डिग्री। तो अगर मैं इससे अब कुछ काम करना चाहूं, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। क्यों, क्योंकि मुझे पता है फाई का फॉर्मूला ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकले, 1/4πε0 Q/r²। इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो आपको फॉर्मूला पता है 1/4πε0 Q/r², इतने पॉइंट तक, क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूँ फाई, तो कैसे निकलेगा, सरफेस इंटीग्रल E.dA। E की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू बाद में रखेंगे, E.dA cos 0 डिग्री। 0 क्यों आया, क्योंकि दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। E की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q/r², और dA कितना हो गया,
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डीए की। तो डीए आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप गॉस लॉ करने वाले हो आपको हमेशा सरफेस एरिया की ही बात करनी है। किसकी बात करनी है? सरफेस एरिया की। आगे आएगा सिलेंडर, हमारा अभी स्फेयर है, सिलेंडर आएगा, इन सब में आपको किसकी बात करनी है? सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, क्या बच जाएगा? Q/ε0। देखो ये हो गया प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 टाइम्स दिस इज द गॉस लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नोट करने वाली चीजें हैं जो कि सिर्फ समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल करते हैं, हमारे फॉर्मूला भी करते हैं न्यूमेरिकल, बट एक्चुअल में एक क्वेश्चन दो चीजों की वजह से होता है। दैट इज वन इज लॉजिक एंड द सेकेंड इज द फॉर्मूला। लॉजिक कहां से आएगा? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हर पॉइंट पे अपने लॉजिक क्लियर रखें, अपने कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर रखें। तो यही काम आते हैं नोट्स जो हमारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो पहला नोट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। चाहे ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये छोटा हो या बड़ा हो, दैट इज इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली निकल रही होगी, तो फर्क नहीं पड़ता कि ये आर छोटा हो, ये आर बहुत ज्यादा बड़ा हो, बस हमको ध्यान देना होता है कि एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ द चार्ज लाइज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। अब खुद देखो, आपके पास एक ये क्लोज्ड सरफेस है और आपका चार्ज यहां पर कहीं है, तो क्या आप इस क्लोज्ड सरफेस पे फाई निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप फाई नहीं निकाल सकते, क्योंकि चार्ज तो यहां पर है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से निकल रही होगी। अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसका और इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ। तो बड़ी लॉजिकल बात हो गई कि जब किसी हमारे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के पास चार्ज ही नहीं है तो फिर उसमें फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जब इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं है, तो इसकी वजह से इसके पास फ्लक्स भी नहीं है। ठीक है, आज हम गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इसका सेकंड एप्लीकेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? अच्छा, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, कोई सी भी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। आज मैं आपको एक एप्लीकेशन करा रही हूँ, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक इनफाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, अननोन है, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। आपको उसकी एक पॉइंट पी गिवन है, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास, 2-3 पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं। हमें उस पॉइंट पे इस वायर की वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अगर आपको थ्योरी लिखनी होगी तो आप थ्योरी कैसे लिखोगे? इंपॉर्टेंट है थ्योरी लिखना, आप याद रखिए। जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये पूरी तरीके से मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करते हैं। 1 मार्क होता है फॉर द डायग्राम, 1 मार्क होता है फॉर दिस थ्योरी, एंड 1 मार्क होता है अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क इज फॉर द डेरिवेशन एंड द लास्ट रिजल्ट। सो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरे 3 के 3 नंबर चाहिए, तो आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी वेल लेबल्ड, और इसकी थ्योरी होनी चाहिए, इट शुड बी वेल रिटन एंड द प्रूफ शुड बी वेल डन। ओके, तो हमने क्या देखा? यहाँ पे हमारे पास एक वायर है दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो वी विल राइट लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। जो ये गिवन है ना हमको, ये हेडिंग, इसी को उठा के यूज कर लो। क्या बोला? लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब डायग्राम याद होगा तो ही लिख पाओगे। टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट्स वी ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। बस इतना लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब हमने ड्रॉ कर दिया L लेंथ का और R रेडियस का, तो हमने देखा हमारे पास हमने 3 पॉइंट डिफाइन किए, 1, 2 एंड 3। क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट आइडेंटिकल है तो आप इधर भी लिखोगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ जाएगा, तो इसलिए एक तरफ लिख लेते हैं। मैंने बना दी 1, 2 और 3। तो फर्स्ट पॉइंट पे मुझे पता है एरिया वेक्टर तो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर निकलेगा। तो यहाँ पे डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर ली है, पॉजिटिव में पता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ निकलती है? बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव में बाहर निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह से बाहर निकलेगी, चाहे इधर से देखोगे चाहे इधर से देखोगे, बट एरिया वेक्टर डिपेंड करेगा एरिया पे, वो उसके परपेंडिकुलर निकलेगा। इधर 90 डिग्री। सिमिलरली सेकंड पॉइंट पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना है? 0 डिग्री का एंगल दिख ही रहा है, समझ आ रहा है। और ऐसे ही थर्ड पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना है? 90 डिग्री। फॉर्मुला निकालेंगे, फॉर्मुला लगाएंगे, क्या लिख रहा है? फाई इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू φ1, φ2, φ3, सरफेस इंटीग्रल 1 EDA, सरफेस इंटीग्रल 2 EDA, सरफेस इंटीग्रल 3 EDA। अब
1 पे एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ईडीए कॉस 90 डिग्री। 2 पे एंगल कितना है 0 डिग्री, तो 0। 3 पे 90 डिग्री, तो आपको पता है कॉस 90 तो 0 होता है, यहीं पे खत्म हो जाएंगे ये, तो सिर्फ क्या बचेगा ईडीए। डीए मैंने बोला था क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल क्या होता है 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल। ये इसको देना है इक्वेशन नंबर 1। फिर अपनी यूज करनी है गॉस थ्योरम, क्योंकि हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देना है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर क्या देना है 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, और यहां से हम क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर एल। यहां से क्या करना है, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, आपको पता होगा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वहां से हम क्यू बाई एल को क्या लिखते थे, लैम्डा। दिस वाज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू बाई एल को हटा दिया, लैम्डा लगा दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, आई होप आपका ये एप्लीकेशन समझ आया होगा, बहुत ज्यादा आसान है। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स जरूर बनाएं, साथ साथ लिख लें, पॉज करके लिख लें, कोशिश करें थ्योरी अपने आप लिखे जो मैंने इस फिगर के लिए बताई थी, क्योंकि आपको मार्किंग स्कीम को जीतना है अगर आपको स्कोर करना है। स्कोर कैसे कर सकते हो आप तभी कर सकते हो जब आपका आंसर इतना अच्छा हो कि आपका टीचर कभी नंबर आपके काट ही ना सके। तो इसलिए आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स पता होनी चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड्स के डेरिवेशंस जो आते हैं, जो कि बहुत इजी होते हैं, आप उनको कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने नोट्स को अच्छी तरीके से बनाएं और इनको घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।